हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास। तो हम आज ऑर्डर 8 यानी कि रिटन स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, जिसमें रूल 1 से लेके रूल 5 तक, और फिर उसके बाद में पढ़ने वाले हैं हम कुछ और रूल्स। ठीक है, तो हम क्या क्या पढ़ेंगे उसकी मैं आपको फटाफट से एक समरी दे देती हूँ। देखो, जो ऑर्डर हमारा 8 है वो रिटन स्टेटमेंट के बारे में बात करता है। जनरल सा मैं आपको बता रही हूँ, बाकी हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, नोट टू वरी। तो जनरल यही है कि रिटन स्टेटमेंट कब आता है, जब एक प्लेंट के थ्रू जो है कोर्ट में आकर के प्लेंटिफ ने एक सूट इंस्टीट्यूट कर दिया। ऑर्डर 5 में उसके पास समन गए, किसके पास? डिफेंडेंट के पास, कि भाई आपके खिलाफ इस तरीके से एक सूट इंस्टीट्यूट हो गया। अब जो ये हमारा जो डिफेंडेंट है वो आता है और कोर्ट में फाइल करता है क्या? रिटन स्टेटमेंट। कहाँ पे फाइल करता है? ऑर्डर 8 के अकॉर्डिंग, जहाँ पर रूल 1 उसे कहता है कि उसे 30 दिन के अंदर अंदर, जब उसे समन मिलते हैं उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसने जो है अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करना है। कोई ग्राउंड्स होते हैं, वाजिब रीज़न होते हैं, तो कोर्ट इसको 90 डेज तक बढ़ा सकती है। और अगर कमर्शियल डिस्प्यूट वाले केसेस हैं तो वो 120 डेज तक बढ़ सकते हैं। उस रिटन स्टेटमेंट के लिए अंदर क्या क्या आएगा? उस रिटन स्टेटमेंट के अंदर आएगा जो प्लेंटिफ ने उसके खिलाफ कहा, उन सभी बातों को वो यहाँ पर क्या करेगा? खंडन करेगा, या फिर वो एडमिट भी कर सकता है। सिंपल सी बात है कि हाँ मैं इस चीज़ से एडमिट करता हूँ, और किन्हीं बातों से वो एडमिट नहीं करता तो उसे वो खंडन कर देगा कि मैं जो है इसके खिलाफ हूँ, ये बात ऐसी नहीं है। तो दोनों केस हो सकते हैं, लेकिन जो भी बात हो उसको हर चीज़ को स्पेसिफिकली अलग अलग बात कहनी है। यानी कि अगर वो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने इसको लीज पे कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तो अगर वो कह रहा है कि जी लीज पे नहीं दिया था, उसको ये भी कहना है कि ये ओनर नहीं है, तो ये दोनों बातें वो इसके अंदर जो है अलग अलग पॉइंट बना के कहेगा। ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको लाने हैं वो डॉक्यूमेंट्स वो एक ही बार लेके आएगा। इसको हम जैसे प्लेंट में पढ़े थे ना, कि अगर उसकी जो है प्लेंट जो है प्लेंटिफ की किसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सपोर्टिव है, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट्स के साथ सपोर्ट करेगी उसकी प्लेंट को, तो वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट उसके साथ कॉपी लगा के वो लेकर के आएगा। भाई जैसे मैंने आपको बताया था प्लेंट पढ़ाते हुए कि वो सेल डीड के ऊपर अगर बेस तो सेल डीड को पूरी की पूरी वहाँ पर प्लेंट में नहीं उतारेगा, उसकी कॉपी उसके साथ लगा देगा। बिल्कुल इसी तरीके से कोई डॉक्यूमेंट है जिसको वो प्रूफ करना चाहता है रिटन स्टेटमेंट में बताना चाहता है कि भाई ये मेरे पास ये वाली बात है, तो वो उसके साथ लगा के लेकर के कॉपी लगा करके और अपना रिटन स्टेटमेंट दाखिल कर देता है। यहाँ देखने वाली बात है, अगर वो यहाँ पर वो कॉपी नहीं लगाता तो बाद में कोर्ट उसको परमिशन नहीं देती कि आप इसको डॉक्यूमेंट की कॉपी लगा सकते हैं। फिर उसमें भी वही वाली बात आ जाती है जो हमने पढ़ी थी। क्या बात पढ़ी थी? हमने पढ़ा था ना रिप्लेंट के उसमें कि भाई अगर कोई रिफ्रेश करने के लिए विटनेस की मेमोरी को देना है, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के लिए देना है, तो फिर एविडेंस दिए जा सकते हैं। इसमें भी यही वाली बात हुई कि इन दोनों केसेस में डिफेंडेंट जो है वो रिटन स्टेटमेंट के बारे में वहाँ पर अपना जो है कॉपी जो है एविडेंस जो है वो बाद में दे सकता है। ठीक है, तो ये तो हमारी कुछ छोटी छोटी बातें होगी जो हमें ध्यान रखनी है। फिर रूल 10 भी हम इसमें पढ़ेंगे। रूल 10 हमें ये कहेगा कि भाई अगर जो है जो रिटन स्टेटमेंट के लिए टाइम दिया गया रूल 1 में, रूल 9 में भी दिया जाता है। तो रूल 9 क्या कहता है मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको। तो अगर जो है कोर्ट ने टाइम दिया है, रूल 9 एक्चुअली सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स की बात करता है, तो अगर कोई जो है उसको टाइम दिया गया है कि इस टाइम के अंदर अंदर आप आ जाओ, तो उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर अगर वो नहीं आता तो कोर्ट जो कहते हैं, कोर्ट जो है जजमेंट जो है दे देते हैं प्लेंट के बेस पे। लेकिन वो डिस्क्रिशनरी है, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है जजमेंट देना ही होगा, कोर्ट कोई और ऑर्डर भी दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने समरी के तौर पर आपको बताया, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन हम डिटेल में पढ़ें उससे पहले अनअकैडमी पर अगर अभी तक फॉलो नहीं करा, बच्चे देर मत लगाओ। मैं कुछ ही दिनों में एविडेंस एक्ट को पूरे को कुछ दिनों में जो है एकदम मैं आपको बिल्कुल एकदम जैसे बोलते हैं ना कि एक 4-5 दिन में कंप्लीट करने वाली हूँ, बिल्कुल एक इसका पूरा समरी बना करके इंडियन एविडेंस एक्ट की। तो आप उसको मिस मत करना, मेरा कोड लगा लेना अर्चना। देखो 6 अक्षर हैं इसके अंदर, ARCHNA, याद रखना। 6 लेटर का नाम है मेरा, 7 लेटर का नहीं। तो 6 लेटर का नाम है ARCHNA, और प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए भी यही कोड जाएगा 10% ऑफ के लिए। कोई क्वेरी हो तो मुझे आप लोग टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपके पास क्या क्या एडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस आपके यही हैं कि आपको घर पे बैठ के जो है घर के कंफर्ट पे आपको जो है बैठ कर के आप पढ़ने का मौका मिलता है। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है, आप मतलब जितना चाहें जब चाहें पढ़ सकते हैं, जब भी चाहें, सब उसी टाइम पर अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग
टॉप एजुकेटर्स इंडिया के आपके लिए एक प्लेटफॉर्म पे हैं। आपकी कवरेज, सिलेबस की कवरेज को जो है एक्सॉस्टिवली जो है वो कवर कराया जाता है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज़ होती है, स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता ही है। इसके अलावा आंसर राइटिंग सेशंस भी होते हैं। तो अनअकैडमी की तरफ से इतनी ही बेनिफिट नहीं है, और भी बहुत बेनिफिट हैं। स्पेशल क्लासेज जो चल रही हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो उसको अवेल कर लीजिए। बस कोड लगा देना, मैं फिर से बता रही हूँ, 6 अक्षर का नाम है मेरा, ठीक है। तो 6 अक्षर का नाम है ARCHNA, इसको लगा देना, आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगी सारे के सारे स्पेशल कोर्सेज पे जो कि अभी चल रहे हैं। ये आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया है, अभी फिर से 14 जून से स्टार्ट हुआ है, तो इसको भी अवेल कर लीजिए। सुबह 9 से 9:30 बजे होता है। इसको अवेल करने का भी सेम कोड है ARCHNA, ठीक है। तो इस कोर्स के थ्रू आप इसको अवेल कर लीजिए। ये अलग अलग बैच है, जैसे अनिल खन्ना सर का बैच है जो जून 15 से स्टार्ट हो चुका है, और ये मई 5 से जो है जुडिशरी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है। ये क्रैश कोर्स बैच हरियाणा के लिए 15 मार्च से, और ये कमेंस हुआ है जून 9 से जुडिशरी फाउंडेशन बैचेस। तो ये सारे बैचेस को अवेल करने के लिए अभी आपके पास टाइम है, हाई टाइम है। कुछ टाइम बाद फिर से कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएंगी, तो उसका बेनिफिट आप अभी से ले लो। इतना इफ़ेक्टिव अभी मिल रहा है, फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर और कॉस्ट बढ़ जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, ये वही सब्सक्रिप्शन के लिए 12 मंथ्स के लिए इफ़ यू गो 2635 है, 18 मंथ्स के लिए 2156, और 24 के लिए 1917। तो दीज आर द बेनिफिट, और इस पर भी 10% डिस्काउंट अर्चना सब्सक्रिप्शन लेने से मिल जाएगा। अनिल खन्ना सर की अलग अलग क्लासेस हैं, सुबह 9:15 बजे से 9:30 बजे से स्टार्ट होकर के 4:45 तक चलने वाली हैं, और मंडे से संडे रोज़ चला करेंगी ये क्लासेस। तो आप जो है इसको अवेल कर लीजिएगा अगर आपको कन्वीनियंट लगता है। मैंने आपको बता दिया ऑफ़र के तौर पे कि अभी आपको जो है 2 मंथ्स अभी फ्री मिलने वाले हैं 12 महीने के साथ में, और 18 महीने के साथ में 3 महीना, और 24 महीने के साथ में आपको 4 महीना जो है वो फ्री मिलने वाला है। तो अभी ये 24 घंटे में ये एंड हो जाएगा ऑफ़र, तो आप फटाफट इसको अवेल कर लो। और प्राइस हाइक है वो बहुत जल्दी आने वाला है, तो प्राइस हाइक को भी आप देख लो बच्चे। अगर आप इस देखोगे जो अभी जो चल रहा है वो अगर आप अवेल करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। अदरवाइज़ फिर कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, तो आप इसको देख लीजिए। और अब हम अपना पढ़ने में स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो रिटन स्टेटमेंट जो कि हमारे ऑर्डर 8 में दिया हुआ है उसको हम कवर करेंगे रूल 1 से लेके 5 तक, रूल 7 से लेके और रूल 10 तक। तो काफ़ी सारे रूल्स हैं, पेशेंसली सुनना पड़ेगा थोड़ा सा, तो सुनिएगा। सबसे पहले तो मीनिंग देखते हैं कि रिटन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, कहीं पर भी बहुत सारी ऐसे टर्म हैं जहाँ पे कि हम कहेंगे सीपीसी में वो डिफ़ाइन ही नहीं है। जैसे कि प्लेन डिफ़ाइन नहीं हुई, ऐसे रिटन स्टेटमेंट भी कहीं पर भी डिफ़ाइन नहीं किया गया है। हाँ, अगर हमें इसका मतलब निकालना हो तो हम इस तरीके से निकालेंगे इसका मतलब, जहाँ पर कि डिफेंडेंट को हर उस फैक्ट का जवाब देना होता है जो प्लेंटिफ ने उसके खिलाफ प्लेंट में डाला है। हमें अच्छे से पता है प्लेंट को जब प्लेंटिफ लेके आता है उसके बाद सूट तो इंस्टीट्यूट हो गया, उसकी नॉलेज के लिए हमें समन भेजे जाते हैं। ऑर्डर 5 में मतलब डिफेंडेंट को समन भेजे जाते हैं, वो भी हो गया। अब समन जब पहुंच गए डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट ने रिसीव कर लिए, उसके बाद उसको जो है रिटन स्टेटमेंट देना होता है 30 दिन के अंदर अंदर। ग्राउंड अगर वाजिब होते हैं तो उस टाइम पीरियड को 90 दिन भी बना दिया जाता है, और अगर कमर्शियल डिस्प्यूट्स की बात करते हैं तो उसको 2000 हमारे अमेंडमेंट के बाद, 2002 के अमेंडमेंट के बाद उसको जो है 120 दिन का भी बना दिया गया। तो इस तरीके से मैक्सिमम लिमिट बता दी गई कितने टाइम तक जो है समन के इशू होने के बाद, नहीं, समन के रिसीव होने के बाद, जिस डेट पर रिसीव होता है डिफेंडेंट को समन उसके बाद से टाइम कैलकुलेट होता है ना। तो जो बातें, जो ऑब्जेक्शन यहाँ पर उसको लगाने हैं प्लेंट के ऊपर, जो प्लेंट में वादी ने जो बातें कही हैं उसके अगेंस्ट में उसे जो बातें बोलनी हैं, उत्तर देना है जो उसको ही रिटन स्टेटमेंट बोल दिया गया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस यादव इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर 1982 का केस, यहाँ पर ये हेल्ड किया गया था कि एक्सप्रेशन रिटन स्टेटमेंट एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब होता है स्पेसिफिक कॉनोसेशन।
अब ये कॉन्वर्सेशन जो वर्ड होता है ये हमारे सीपीसी में एक नहीं बल्कि कई जगह पर जो है वो प्रयोग किया गया है। तो कॉन्वर्सेशन का क्या मतलब होता है भाई? कॉन्वर्सेशन का क्या मतलब होता है, हम ये बहुत ज़्यादा बार सोचते हैं कि क्या मतलब होता है, तो एक ही बार इसको जो है समझ लो, कॉन्वर्सेशन का मतलब ही मतलब होता है, मतलब मीनिंग है ना। तो स्पेसिफिक मीनिंग होता है रिटन स्टेटमेंट का, मतलब जो कि सिग्निफाई करता है एक रिप्लाई, मतलब कि जिससे पता चलता है कि एक रिप्लाई है डिफेंडेंट की तरफ से जो रिटन स्टेटमेंट के तौर पर आ रहा है, यानी जो प्लेंट ने जो उसके ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाए हैं वो इल्ज़ामों का जवाब दे रहा है रिटन स्टेटमेंट के तौर पर। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस यादव इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर 1982 का केस। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि जो रिटन स्टेटमेंट है वो कौन फाइल करता है, बट ऑब्वियस रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट फाइल करता है या फिर उसके ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड एजेंट, यानी उसका जो एजेंट है उसके बिहाफ पे वो फाइल करता है। अब यहाँ देखना, जब बहुत सारे डिफेंडेंट्स होते हैं तो या तो वो डिफरेंट रिटन स्टेटमेंट इंडिविजुअली लेकर के आए या फिर वो एक रिटन स्टेटमेंट लेकर के आते हैं। ठीक है, जब बहुत सारे डिफेंडेंट होते हैं और एक कॉमन रिटन स्टेटमेंट वो चूज़ करते हैं कि हम सबका एक ही रिटन स्टेटमेंट जो है डाल देते हैं, तो यहाँ ध्यान रखना वो सबके द्वारा साइन किया हो, यानी कि अगर 10 लोग हैं, 10 लोग डिफेंडेंट हैं, तो 10 लोगों के द्वारा वो रिटन स्टेटमेंट साइन हो, ताकि 10 लोग इस बात को समझाएं कि भाई जो प्लेंट में आई थी बातें उनसे हम इंडिविजुअली एग्री करते हैं कि नहीं। किसी एक व्यक्ति ने उनके बिहाफ पे एग्री कर दिया है तो ये नहीं माना जाएगा, बिकॉज बहुत बड़ी बात है, कोई क्लेम आए हैं, कोई दावा आया है, उस दावे का जवाब देना है, और अगर एक व्यक्ति दूसरों के बिहाफ पे कह दे, दूसरे नहीं माने इसकी बात को, तो इसलिए इंडिविजुअली सबके द्वारा साइन होना ज़रूरी है। आगे कह रहे हैं कि ये काफ़ी है कि अगर ये वेरीफाई हो जाता है उनमें से एक के द्वारा अगर वेरीफाई कर दिया जाता है कि भाई वो जो फैक्ट दिए गए हैं रिटन स्टेटमेंट में उनसे वो इत्तेफाक रखते हैं, केस के फैक्ट से वो इत्तेफाक रखते हैं, और वो एक एफिडेविट जो है उसके बिहाफ पर जो है वो पास एफिडेविट जो है वो फाइल करना चाहते हैं, ये करेंगे, इज इन ए पोजीशन टू फाइल एन एफिडेविट। फिर दूसरी बात कह रहे हैं कि अगर रिटन स्टेटमेंट एक व्यक्ति के द्वारा फाइल होता है, जैसे अभी हमने यहाँ पढ़ा कि एक व्यक्ति अगर करता है तो वो बाकी सब जो होंगे उसके ऊपर बाउंड नहीं हो जाएगा रिटन स्टेटमेंट, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, किसी के दावे को आपने जो है जवाब देना है, तो उस केस में यही बात कह रहे हैं, किसी के क्लेम को जवाब देना है तो हर एक को इंडिविजुअल कैपेसिटी में उस चीज़ को डिनाई करना होगा या फिर उस चीज़ को अग्री करना होगा। देखो रूल 1 क्या कहता है, क्योंकि हमने बताया हम रूल 1 से लेकर रूल 5 तक पढ़ेंगे, तो रूल 1 क्या कहता है कि रिटन स्टेटमेंट 30 दिन के अंदर अंदर पहुंचना चाहिए जब समन के जो है वो उसको मिल गए, जब उसको सर्विस हो गई समन की, सर्विस का मतलब उसको जो है तामील हो गई, जब उसको समन की तामील हो जाती है डिफेंडेंट को, उसके 30 दिन के भीतर वो रिटन स्टेटमेंट अपना जो है वो फाइल कर देगा। और अगर 30 दिन के अंदर अंदर नहीं फाइल कर पाता तो कोर्ट उसको कहते हैं कि आप जो है परमिशन देते हैं रीज़न के साथ में, रीज़न रिकॉर्ड करके 90 डेज़ के अंदर अंदर ले आओ, लेकिन 90 डेज़ से ज़्यादा का टाइम नहीं दिया। फिर अमेंडमेंट हुआ, और अमेंडमेंट के बाद जो है हमने पढ़ा था प्रोवाइज़ो, हमें ये कहता है, इसका सेकेंड प्रोवाइज़ो कहता है कि भाई जो व्यक्ति है वो व्यक्ति 120 डेज में भी आ सकता है अगर ये कमर्शियल डिस्प्यूट की बात हुई। केस आता है कैलाश वर्सेस ननकू एंड अदर्स 2005। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन के बारे में देखा कि भाई जो आउटर टाइम लिमिट है 90 डेज़ की, जो ऑर्डर 8 के रूल 1 में मेंशन है, क्या वो ऑब्लिगेटरी है, डायरेक्टरी है डिफेंडेंट के लिए। तो 3 चीज़ें उन्होंने कही। पहली चीज़ ये कि अगर हम केयरफुली ऑर्डर 8 की रूल 1 की लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो हमें इससे समझ में आ जाएगा कि जो रिटन स्टेटमेंट फाइल करने की 30 दिन की जो टाइम ड्यूरेशन दी गई है, वो टाइम ड्यूरेशन जो है वो ऑब्लिगेटरी है ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट, मतलब ये डिफेंडेंट के ऑब्लिगेशन के पर ही डिपेंड करता है, या मैं अगर कहूँ ये डिफेंडेंट का ऑब्लिगेशन ही है कि वो जो है 30 दिन के भीतर रिटन स्टेटमेंट को फाइल कर दें। और यहाँ पर जो प्रोवाइज़ो है कि 90 डेज़ भी कोर्ट अलाउ कर सकती हैं, तो इसका मतलब जो 30 दिन के भीतर उन्होंने एक्सेप्ट करने रिटन स्टेटमेंट को, उस पावर को जो है कोर्ट से नहीं लिया जा रहा। दूसरी बात कह रहे हैं कि जो नेचर है जिस प्रोविज़न का ऑर्डर 8 रूल 1 का, वो प्रोसीजरल है, सब्सटेंटिव नहीं है।
दूसरा कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है जो हमारे ऑर्डर 8 रूल 1 में कहा गया है तो वो इसलिए दिया गया है उसका ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा यहाँ पर कि ऑब्लिगेटरी है, 30 दिन के अंदर अंदर लेके आना है, ताकि डिसऑनेस्ट जो भी डिसऑनेस्ट जो कि बेईमान हमारे जो डिफेंडेंट हैं, मतलब कि कोर्ट का टाइम बर्बाद करने के लिए जानबूझ के 30 दिन के अंदर नहीं आ रहे, 90 डेज़ के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि पता है कोर्ट जो है टाइम दे ही देगी, तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो ड्यूरेशन है 30 दिन का वो ऑब्लिगेटरी है कि भाई आपको लाना ही पड़ेगा। कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस आ गई जिनको कोर्ट उचित समझता है तो वो फिर 90 डेज अलाउ करेगा, अदरवाइज नहीं। द प्रोसेस ऑफ जस्टिस मे बी स्पीडेड एंड हरीड अप बट द फेयरनेस विच इज़ बेसिक एलिमेंट ऑफ जस्टिस कैन नॉट बी परमिटेड टू बी बेरिड। कि ठीक है बोला कि भाई आपको 90 डेज़ के लिए भी अलाउ कर रहे हैं, लेकिन हम कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि जो न्याय प्रणाली है उस पर खतरा हो जाए। कोर्ट ने ये कहा कि जो भी रूल्स हैं प्रोसीजर के वो हैंडमेड ऑफ जस्टिस है। हैंडमेड ऑफ जस्टिस का मतलब होता है वो न्याय को पाने के साधन मात्र है ना। तो जो लैंग्वेज एम्प्लॉय की गई है ड्राफ्ट्समैन के द्वारा ऑफ प्रोसेशनल लॉ में भी लिबरल और स्टिंजेंट, तो वो जो लैंग्वेज है वो लिबरल भी हो सकती है और स्टिंजेंट भी हो सकती है, लेकिन जो फैक्ट है, फैक्ट जो है वो कैसे रहेंगे, फैक्ट किससे रिलेटेड कि भाई जो ऑब्जेक्ट है प्रोसीजर को प्रेस्क्राइब करने का वो क्या रहेगा, हमेशा हर केस में, नॉट अबाउट दिस केस, इट्स ऑल अबाउट ऑल केसेस, कि जो भी तरीका रहेगा, जो भी वो प्रोसीजर अपनाएंगे, उनका जो तरीका होगा वो यही होगा कि वो कॉज ऑफ जस्टिस की बात करें या फिर जस्टिस को इंश्योर करें। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि भाई उनको जो है क्या करना है, जो भी काम करना है वो जस्टिस न्याय के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं इन एन एडवर्सरियल सिस्टम नो पार्टी शुड ऑर्डिनरी बी डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ जस्टिस डिस्पेंशन। तो किसी भी पार्टी को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो न्याय को ना होने दे, मतलब ऐसा कुछ भी काम करे जिससे कि न्याय ना हो। तो अच्छे से पता है कि 30 दिन के अंदर अंदर उसको आना है, तो उसका ऑब्लिगेशन बैठता है कि 30 दिन मतलब 30 दिन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि भाई ऐसी बात कही गई कि वो क्या है, ये ऑब्लिगेटरी है। यहाँ पर कहा गया कि कोर्ट अप्रूव करते हैं, कोर्ट अप्रूव्ड इन नो अनमिस्टेकेबल टर्म्स द अप्रोच ऑफ मॉडरेटिंग इनटू होलसम डायरेक्शंस व्हाट इज रिगार्डेड एज मैंडेटरी। तो यानी कि कोर्ट मानते हैं कि भाई कोर्ट ये मानते हुए कोई गलती नहीं कर रहे हैं कि जो भी उनको इस चीज़ के बारे में निकालना है, मतलब उसमें जो है इंटरप्रेट करना है चीज़ों को, वो ये सोचते हुए करना है कि ये जो है मैंडेटरी है ऑन द प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल के ऊपर, कि प्रोसेसुअल लॉ जो है वो टायरेंट नहीं है, वो सर्वेंट है। ठीक है, मतलब वो कोई वो नहीं करने वाला, किसी के ऊपर जो है अपनी तानाशाही नहीं चलाने वाला, बल्कि वो खुद एक नौकर है। ये एक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, किसी भी तरीके की बाधा नहीं आप इसको कह सकते, रादर ये तो जस्टिस न्याय को मदद करने के लिए आता है। प्रोसीजरल जो प्रेस्क्रिप्शंस होते हैं वो हैंडमेड होते हैं, वो मिस्ट्रेस नहीं होते, लुब्रिकेंट होते हैं, वो एक रेस्ट्रेंट क्रिएट नहीं करते जस्टिस को बनाने में, जस्टिस के पहुंचने में। ये केस मैं बार बार कहती हूँ पढ़ लेना, सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का केस। इस केस में कहा गया कि ऑर्डर 8 रूल 10 में जहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई आफ्टर 90 डेज फर्दर टाइम कैन नॉट बी ग्रांटेड। समझिएगा बात को, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें कि भाई जो हमने क्या कहा 30 दिन के अंदर अंदर लेके आओ, तो आगे क्या लिखा है 30 दिन से ज़्यादा 90 डेज ना हो। तो इस केस में कहा गया है कि अगर कभी न्याय के हित में हो, अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्ट सीपीसी को पढ़ने का, किसी भी लॉ को पढ़ने का यही है कि न्याय हो जाए। तो अगर न्याय के हित में है, न्याय के हित में है कि व्यक्ति को 90 दिन से भी ज़्यादा का टाइम अलाउ किया जाए, तो कोर्ट जो है क्लियरली कहा गया कि भाई वो इस चीज़ के बारे में रूल बना सकती है, ऑर्डर बना सकती है और अलाउ कर सकती है। ठीक है, क्लियरली हमें समझ में आ गया कि ऑर्डर 8 रूल 1 अपर लिमिट 90 डेज़ की बता रहा रिटन स्टेटमेंट, वो उसके लिए डायरेक्टरी हैं, उसके लिए डायरेक्टरी हैं। ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट है कि 30 दिन के अंदर अंदर लाओ, मगर इट्स डायरेक्टरी ऑन द पार्ट ऑफ द क्या कोर्ट के मतलब कि कोर्ट के ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है।
तो यहाँ पे यही कहा गया कि अगर लगता है कि 90 दिन से ज़्यादा का टाइम हो गया, से फॉर इंस्टेंस मैंने आपको पहले भी बताई है ये बात, अगर कहीं पर कोई डॉक्यूमेंट गुम हो जाता है, वो ढूंढा नहीं मिल रहा, तो उस केस में फिर से ट्राई करने के लिए 90 दिन से ज़्यादा का टाइम दिया जा सकता है, कोर्ट को लगता है कि अगर ये न्याय के हित में है तो। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये लैंडमार्क जजमेंट है, यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो मैंडेटरी टाइमलाइन है रिटन स्टेटमेंट को फाइल करने के लिए, वो नॉन कमर्शियल सूट पर एप्लीकेबल नहीं होती। बहुत ध्यान से समझना, नॉन कमर्शियल सूट पर ये मैंडेटरी जो बात करते हैं कि मैंडेटरी है, वो मैंडेटरी नहीं है, वो मैंडेटरी टाइम लिमिट कुछ भी नहीं, वो मैंडेटरी टाइम लिमिट सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल डिस्प्यूट के कंटेक्स्ट में आता है। यानी 120 दिन का जो टाइम दिया गया, उससे ज़्यादा का टाइम कमर्शियल डिस्प्यूट के केस में नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो 90 डेज़ का टाइम दिया गया रिटन स्टेटमेंट को फाइल करने के लिए, वो डायरेक्टरी इन नेचर है, मतलब कोर्ट चाहे तो उसको वो बढ़ा भी सकते हैं अगर न्याय के हित में जाने। तो जब हमने कहा कि जब भी नॉन कमर्शियल सूट की टाइम लिमिट कितनी है, वो डायरेक्टरी है, वो मैंडेटरी नहीं है, तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, वो जो है डिले को भी कंडोन करके जो है रिटन स्टेटमेंट को कमर्शियल डिस्प्यूट से अलग भी ले सकते हैं। फिर पर्टिकुलर्स की बात करो कि क्या क्या चीज़ें हमने रिटन स्टेटमेंट में ध्यान रखनी है। हालांकि इसमें भी वही चीज़ें आएंगी, अलग अलग पैराग्राफ में लिख करके आएंगे। जो डॉक्यूमेंट आपने सोचा है लगाने का, उन डॉक्यूमेंट की कॉपी आप साथ में अटेस्ट करके देंगे। बाद में अगर कोई आप पॉइंट उठाते हो तो उसको एडमिट करेगी कोर्ट के, नहीं करेगी, वो सब हमने पढ़ा हुआ है ना। तो बस एक समरी के तौर पे हम फटाफट कर लेते हैं। रूल 1A ये कहता है कि डिफेंडेंट को जो भी डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर वो अपनी बात को साबित करना चाहता है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट को उसको कोर्ट के सामने लाने पड़ेंगे। जैसे एक प्लेंटिफ लाता है ना, जो भी हमने कहा बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इस केस में कह रहे अगर वो फेल हो जाता है प्रोड्यूस करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स को रिटन स्टेटमेंट के साथ में, तो फिर जो है कि वो एविडेंस के तौर पे बाद में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लेकिन उसमें भी कहा कि अगर कोर्ट परमिशन कर देती है तो बाद में भी स्वीकार कर लेंगे। ये जो रूल है हमारा रूल 1A, ध्यान रखना, ये जो रूल 1 है ये दो चीज़ों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। किन चीज़ों के ऊपर? जहाँ पर कि क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए प्लेंटिफ के विटनेसेस को जो है वो करना है, क्रॉस एग्जामिनेशन लेटर ऑन ड्यूरिंग द ट्रायल होगा, तो उस केस में भी ये चीज़ें जो है वहाँ पर जो है आप एविडेंस दे सकते हो। दूसरा, डॉक्यूमेंट जो कि हैंडेड ओवर टू विटनेस है रिफ्रेश करने के लिए उसकी मेमोरी को, तो उस केस में ये रूल 1A का प्रोविज़न जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो बेरेट की लैंग्वेज देखेंगे, इसमें भी सेम वही लिखा हुआ, ड्यूटी ऑफ डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट अपॉन विच रिलीफ इज क्लेम्ड और रिलाइड अपॉन बाय हिम। तो जिस पे ऊपर बेस्ड है, जिसके ऊपर वो चाहता है कि भाई मेरी बात को सुना जाए, वो सारी की सारी जो है वो इसके साथ में कंटेन करेगा, उसके साथ में अटेस्ट करेगा, अफिक्स करेगा, जो कि रिटन स्टेटमेंट उसको दाखिल करना है। फिर वो जो डॉक्यूमेंट अगर उसके पोजेशन में नहीं है, उसके पावर में नहीं है, तो कह रहे हैं जहाँ तक पॉसिबल है उसको ये बताना पड़ेगा कि ये जो है स्टेट का मतलब बताना पड़ेगा किसकी पोजेशन और पावर में है। ठीक है। फिर एक डॉक्यूमेंट जो कि कोर्ट ने प्रोड्यूस करना है डिफेंडेंट के द्वारा इस रूल में, तो ये कह रहे हैं बट इज नोट सो प्रोड्यूस शैल नॉट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट बी रिसीव्ड इन एविडेंस ऑन बिहाफ एट द हियरिंग ऑफ द सूट। तो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर कोर्ट को लाने थे, कोर्ट के सामने लाने थे, व्यक्ति नहीं लेके आता तो बाद में अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, कोर्ट परमिशन दे देगी तो अलाउ कर देंगे। लेकिन इस रूल के जनरल अगर हम देखेंगे तो भी दो इसके जो है वो दो इसके एक्सेप्शन हैं, जो कि हमारे सब रूल 4 में बताए गए हैं। क्या? जैसे कि अगर प्लेंटिफ को जो कुछ भी दिया जाता है कि भाई क्या दिया जाता है, क्रॉस एग्जामिन करने के लिए, प्लेंटिफ के विटनेस के लिए कुछ भी दिया जाता है क्रॉस एग्जामिन करने के लिए, तो उस केस में उसको जो है लेटर ऑन भी एविडेंस के तौर पर देख लेंगे। यानी कि जो लिस्ट आपने जो आप कह रहे थे कि ना भाई हम ये चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, और आपने वो लिस्ट बताई नहीं कि किसके ऊपर बेस्ड है, तो बाद में लेके आते हो जब प्लेंटिफ के विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन किया जा रहा है तो वो अलाउ कर देंगे। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि वो जो है विटनेस को अगर उसकी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए देना है तो भी दिया जा सकता है। इस दो केसेस में जो है वो एविडेंस बाद में लिए जा सकते हैं, बाकी नहीं। रूल 2 क्या कहता है? न्यू फैक्ट मस्ट बी स्पेसिफिकली प्लीडेड। तो डिफेंडेंट को प्लीडिंग में अगर कोई नया फैक्ट बताना है, ठीक है,
नया फैक्ट बताना है तो वो स्पेशली उसको प्लीड करना पड़ता है। तो डिफेंडेंट मस्ट रेज बाय प्लीडिंग ऑल मैटर विच शो द सूट नॉट टू बी मेंटेनेबल और दैट द ट्रांजेक्शन इज एदर void or voidable in point of law, and all such grounds of defense if not raised would be likely to take the opposite party by surprise or would raise issues of fact not arising of the plaintiff, as for instance fraud, limitation, release, payment, performance or facts showing illegality। तो अगर कोई पर्टिकुलर फैक्ट्स हैं जो कि नए फैक्ट निकल के आते हैं कोर्ट के सामने, उसको जो है स्पेशली वो प्लीड करेगा। यानी कि अगर इन सब बातों से रिलेटेड है, फ्रॉड से रिलेटेड है, लिमिटेशन से रिलेटेड है, रिलीज से रिलेटेड है, पेमेंट, परफॉर्मेंस या फैक्ट जो कि रियलिटी इलीगैलिटी शो करता है, इन सब चीज़ों से अगर कोई बात रिलेटेड है तो उस केस में क्या कह रहे हैं, उस केस में वो स्पेशली प्लीड करेगा मस्ट रेज बाय प्लीडिंग ऑल मैटर्स। ठीक है, उसको ये अपनी प्लीडिंग के द्वारा उसको रेज करना पड़ेगा कि ये भाई ये बातें हैं, आप इन चीज़ों को भी प्लीज़ ध्यान दीजिए, जैसे पॉइंट ऑफ लॉ है। इसके अलावा जो ग्राउंड्स हैं वो अपोजिट पार्टी वुड बी लाइकली टू टेक द अपोजिट पार्टी बाय सरप्राइज और वुड रेज इश्यूज ऑफ फैक्ट नॉट राइजिंग ऑफ द प्लेंट। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जो है उसको बोला जाता है कि आप जो है स्पेशली प्लीड करो, न्यू फैक्ट को स्पेशली प्लीड करो। इसमें केस लो है उद्धव सिंह वर्सेस माधव सिंह सिंधिया 1976 का केस। इसमें ये हेल्ड हुआ था कि जो ऑर्डर 8 का रूल 2 है, वो जो रूल है वो प्रैक्टिस और कन्वीनियंस और जस्टिस से रिलेटेड है। ये जो प्रोसीजरल रूल है ये क्या करने के लिए है, ये सर्व करने के लिए है जस्टिस को, न्याय के लिए है, न्याय को बांधने के लिए नहीं है। ये ब्रॉड गाइडलाइंस बताता है कि किस तरीके से एक डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट लेके आएगा, लेकिन ये डिफेंडेंट के ऊपर किसी भी तरीके का भाई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। CD अब्दुल शकूर वर्सेस AP राव 1963 के केस में हेल्ड हुआ था कि जो प्ली रेज की जाती है रिटन स्टेटमेंट की, तो कह रहे हैं कि वो एक जो है वेदर प्ली रेज्ड इन रिटन स्टेटमेंट इज और नॉट इज ए मैटर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटन स्टेटमेंट, ये देखना है हमें कि भाई जो भी उसने वो बात लेके आया है, वो जो बात रिटन स्टेटमेंट में लेके आया, जो प्ली लेके आया है, वो रिटन स्टेटमेंट जो है वो मैटर ऑफ कंस्ट्रक्शन है या फिर नहीं है, ये हमें जो है देखना है। जब भी हम रिटन स्टेटमेंट को कंसीडर करेंगे हम देखेंगे मैटर ऑफ कंस्ट्रक्शन है या नहीं। तो रूल 2 क्या कहता है कि जो भी कोई नया फैक्ट होता है वो स्पेशली उसको प्लीड करना होता है। तो कौन से स्पेशली प्लीड करने होते हैं कि भाई अगर उसको लगेगा कि वह फ्रॉड से रिलेटेड है, लिमिटेशन से रिलेटेड है, रिलीज से रिलेटेड है, पेमेंट, परफॉर्मेंस या फैक्ट शोइंग इलीगैलिटी की कोई बात करता है, तो उसे इस चीज़ को जो है वो बताना पड़ेगा कोर्ट को कि भाई लिमिटेशन से बाहर हो गया है, आप इसको प्लीज़ मत देखिएगा। तो डिफेंडेंट को अपनी प्लीडिंग के द्वारा जो है रेज़ करना होता है। क्या रेज़ करना होता है अपनी प्लीडिंग के द्वारा? कि वो जो सूट है वो मेंटेनेबल नहीं है, या जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन वॉइड है या वॉइडेबल है पॉइंट ऑफ लॉ में, और इसके अलावा और कोई भी ग्राउंड है डिफेंस के तौर पर अगर वो रेज नहीं किए जाते हैं तो ऐसा होगा जो कि बाद में अपोजिट पार्टी को सरप्राइजली लेकर के जाएगा, और वही जो इशूज़ हैं वो इशू ऑफ फैक्ट रेज ना करके वो इशू अराइजिंग आउट ऑफ प्लेंट होंगे, जैसे कि फ्रॉड, लिमिटेशन, रिलीज, पेमेंट, परफॉर्मेंस या फैक्ट शोइंग इलीगैलिटी की जब हम बात करते हैं। डिनाइल टू बी स्पेसिफिक। डिनाइल टू बी स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से प्लेंट में जब एक जो है वादी एक एक बात को अलग अलग पॉइंट में लिख के लेके आता है ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से डिफेंडेंट को भी हर बात का जवाब अलग अलग ही देना है। मतलब अगर एक व्यक्ति है प्लेंट में ये कहता है कि इसने जो है लीज़ के ऊपर मैंने इसको जो है कुछ दिया था, लीज़ के ऊपर मैंने इसको जो है ये घर दिया था। अब वो व्यक्ति जो है डिफेंडेंट अगर ये कहना चाहता है कि भाई लीज़ हुई नहीं थी, या फिर हमको कहना चाहता है कि ओनर नहीं है, तो उसको दोनों ही फैक्ट अलग अलग पैराग्राफ में लेके आने पड़ेंगे। तो अगर ये काफ़ी नहीं होएगा, कह रहे हैं कि रिटन स्टेटमेंट को दाखिल करते हुए वो ग्राउंड को जनरली ही उसको जो है एलिगेशन जो बनाए गए प्लेंटिफ के द्वारा उसको जनरली डिनाइल कर दे, इतना काफ़ी नहीं है। हर एक को उसको स्पेसिफिकली ही डिनाइल करना पड़ेगा। जैसा कि केस था बादत एंड कॉरपोरेशन वर्सेस ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग
कॉरपोरेशन 1964 का केस, यहाँ पे कहा गया था कि रिटन स्टेटमेंट को जो है वो स्पेसिफिकली हर एलिगेशन ऑफ फैक्ट जो प्लेंट में आए हैं उसका जवाब देना चाहिए। और जब डिफेंडेंट जो है वो डिनाई करता है किसी फैक्ट को तो वो जो है वो डिसऑनेस्टली ना करे, बेईमानी से ना करे, आंसर करते हुए जब वो किसी सब्सटेंस का आंसर करता है तो वो ये काम बेईमानी से ना करे। रूल 3A आता है, इसमें सबसे पहले तो ध्यान देना कि रूल A जो है वो कमर्शियल डिस्प्यूट्स के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होता है फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू, जो कि हमारे एक्ट नंबर 4 और 2016 के द्वारा बताई गई। तो जो ये रूल 3A है ये कहता है कि डिनायल बाय द डिफेंडेंट इन सूट्स बिफोर द कमर्शियल डिवीजन ऑफ द हाई कोर्ट और द कमर्शियल कोर्ट। तो कमर्शियल कोर्ट के सामने किस तरीके से जो है डिफेंडेंट जो होता है वो डिनायल करेगा। तो डिनायल जो होगा बिल्कुल इसी तरीके से होगा जो कि हमारे सब रूल 2, 3, 4 और 5 में इस रूल के अकॉर्डिंग होंगे, यानी कि यहाँ पर जो बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग डिनायल होएगा। तो सब रूल 2 क्या कहता है कि जो डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट डालता है तो उसको रिटन स्टेटमेंट में जो एलिगेशन प्लेंटिफ ने लगाए हैं वो एलिगेशन को वो डिनाई करेगा, या विच एलिगेशन जो अनेबल टू एडमिट और डिनाई है ये बताएगा, कौन से एलिगेशन जो है वो चाहता है कि प्लेंटिफ प्रूव करे और कौन से एलिगेशन को वो एडमिट करता है, सारी की सारी बातें वो उसके अंदर लगाएगा। डिफेंडेंट इन हिज रिटन स्टेटमेंट शैल स्टेट विच ऑफ द एलिगेशंस इन द पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेंट ही डिनाइज, किनको वो मना करता है, विच एलिगेशन ही इज़ अनेबल टू एडमिट और डिनाई, कि भाई वो एडमिट भी नहीं कर पा रहा और डिनाई भी नहीं कर रहा, लेकिन कौन से ऐसे एलिगेशंस है जो चाहता है कि प्लेंटिफ प्रूव करे, एंड विच एलिगेशन ही एडमिट्स, और किसको वो एडमिट करता है, कौन एडमिट करता है। भाई यहाँ पर तो डिफेंडेंट की बात हो गई, यहाँ पर बात करते हैं कि भाई डिफेंडेंट जो है वो एडमिट करता है, किनको वो खुद डिफेंड करता है, किनको वो एडमिट करता है, वो सारी बातें वो उसके अंदर जो है वो स्टेट करेगा रिटन स्टेटमेंट में। इसके अलावा डिफेंडेंट जहाँ पर हमारा जो सब रूल 3 है वो कहता है कि जब डिफेंडेंट कहाँ यहाँ पर एक एलिगेशन और फैक्ट जो प्लेंट में उसके ऊपर लगाया गया उसको डिनाई करता है तो उसको रीज़न भी बताने हैं कि वो क्यों मना कर रहा है कि ये जो एलिगेशन लगाया गया है वो उसके ऊपर गलत है। अगर वो चाहता है कि इसका डिफरेंट वर्जन प्रोवाइड करे कि मतलब उसके हिसाब से बात कुछ हो रहा है, प्लेंटिफ ने कुछ और बता दी है, तो फिर उसको वो बात बतानी पड़ेगी, अपना वर्जन उसे सुनाना पड़ेगा कोर्ट को। अगर जो डिफेंडेंट है वो डिस्प्यूट करता है इस बात के ऊपर कि कोर्ट के पास जुरिडिक्शन ही नहीं है, तो उसको जो है क्या करना पड़ेगा, उसको अपने स्टेटमेंट में ये बताना पड़ेगा कि इस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है। फिर अगर डिफेंडेंट रूल नंबर इसका हमारे 3A का सब रूल 5 कहता है कि डिफेंडेंट का जो डिस्प्यूट है इस बात पे है कि वैल्यूएशन ऑफ द सूट क्या है, तो उसको पहली बात तो यहाँ पे अपना रीज़न बताना चाहिए कि वो क्यों कह रहा है। यहाँ पर भी कोर्ट की जुरिडिक्शन के बारे में कह रहा है कि नहीं है तो भी रीज़न बताएगा, और फिर उसके बाद में वो बताएगा कि एक्चुअल करेक्ट वैल्यू क्या है, ये एक्चुअल कोर्ट क्या है। ठीक है, तो रूल 3A हमें ये कहता है। रूल 4 कहता है इवेसिव डिनायल। तो डिनायल की बात करें, जब भी डिफेंडेंट डिनाई करता है किसी एलिगेशन को जो कि प्लेंट में बनाए गए हैं, ऑब्वियसली बहुत कम होता है वो किसी बात से एडमिट करता है, तो ज़्यादातर वो डिनायल ही करता है। लेकिन ध्यान रखना, आंसर द पॉइंट ऑफ सब्सटेंस, ये क्या करता है, उसको जब भी आंसर करना है पॉइंट ऑफ सब्सटेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर वो इवेसिवली नहीं कर सकता, मतलब इधर उधर की बातें करके नहीं कर सकता, बिल्कुल अप टू द पॉइंट उसको ये बात करनी है। अगर मतलब कह रहे हैं कि अगर ये एलिज किया गया है कि उसने जो है एक सर्टेन सम ऑफ मनी रिसीव करी है, तो उसका ये कहना मात्र कि भाई उसने रिसीव नहीं करी है या फिर उसने जो है रिसीव एक पर्टिकुलर अमाउंट करी है, तो उस केस में इतना काफ़ी नहीं हुआ। लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा, उसे डिनाई करना पड़ेगा कि उसने क्या सम, भाई इसने कहा, प्लेंटिफ ने कहा कि ये सम इसने जो है किया है, रिसीव किया है, तो उसको पहली बात तो सम बताना पड़ेगा, कोई पार्ट है तो बताना पड़ेगा, या फिर ये बताना पड़ेगा कि उसको कितना एक्चुअल में रिसीव हुआ था। और अगर यहाँ पर एक एलिगेशन इस तरीके का है, डाइवर्स सर्कमस्टांसिस में है, तो उसे जो है उन सर्कमस्टांसिस के बारे में भी बताना पड़ेगा। इट शैल नॉट बी सफिशिएंट टू डिनाई इट अलोंग विद दोज सर्कमस्टांसिस। तो सर्कमस्टांसिस के साथ में डिनाई कर दिया इतना काफ़ी नहीं है, कंप्लीट सारी
चीज़ों की कंप्लीट जानकारी वो कोर्ट को देगा। देखो रूल 5 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 5 कहता है इट प्रोवाइड्स फॉर स्पेसिफिक डिनायल, यानी कि यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि भाई जो भी एलिगेशन प्लेंट में लेके आया है उसको आपको स्पेसिफिकली डिनायल करना पड़ेगा। हमने कहा ना एक एक पॉइंट को बताना पड़ेगा, आंसर करना पड़ेगा। जनरल आप उसको जो है नहीं कर सकते डिनायल, अभी हम पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं उसकी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो जनरल नोशन ये है कि अगर व्यक्ति को स्पेसिफिकली ही जो है डिफेंडेंट है स्पेसिफिकली ही उसको एलिगेशन को डिनायल करना है, और अगर वो नहीं करता तो मान लिया जाएगा कि उसने उस फैक्ट को एडमिट कर लिया। यानी जिस फैक्ट को वो डिनाई नहीं करता कि भाई मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, तो कोर्ट मान लेगी कि उसने उस बात को स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर एक्सेप्शन है पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो अगर वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, अगर वो नहीं कोई फैक्ट जो है बताता है या फैक्ट नहीं उसको डिनाई करता है, तो उस केस में उसको जो है ये छूट दी गई है। जो ये जो प्रोवाइजो है इस रूल का, वो ये कहता है कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर है वो, दैट इट मे रिक्वायर एनी फैक्ट सो एडमिटेड टू बी प्रूव्ड अदर देन दैन एडमिशन मेड बाय द डिफेंडेंट इन द रिटन स्टेटमेंट, कि वो चाहें तो जो रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट ने जो चीज़ें बताई हैं उससे भी अलग किसी और फैक्ट को भी वो बोल सकते हैं। तो रूल 5 हमारा यही है, स्पेसिफिक डिनायल, कि हर एलिगेशन जो है प्लेंट में आ रहा है कि अगर उसको स्पेशली डिनाई नहीं किया गया, नेसेसरी इम्प्लीकेशन के अकॉर्डिंग डिनाई नहीं किया गया, या फिर ये नहीं बताया गया कि मैं एडमिट नहीं करता हूँ प्लीडिंग में जो प्लेंट लेके आया है, तो उसको जो है एडमिट मान लिया जाएगा, बस पर्सन विद डिसेबिलिटी को जोड़ दिया जाएगा। प्रोवाइजर क्या कह रहा है कि कोर्ट की डिस्क्रिशन पे होता है कि वो कोई फैक्ट जो है जो एडमिटेड होता है उसको वो प्रूफ जान ले, अदरवाइज देन बाय सच एडमिशन, जो एडमिशन करा ना उसने उस एडमिशन के अलावा किसी और तरीके से वो जान ले, तो ये उनके ऊपर होता है। फिर रूल 3A जो अभी बात करता, हमने कमर्शियल की बात करी, तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि एवरी एलिगेशन ऑफ फैक्ट इन द प्लेंट इफ नॉट डिनाइड इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर रूल 3A शैल बी टेकन टू बी एडमिटेड, उसको भी एडमिटेड मान लेंगे अगेंस्ट ए पर्सन अंडर डिसेबिलिटी। ठीक है, तो अगर कह रहे हैं कि जब जहाँ पर डिफेंडेंट ने अपनी प्लीडिंग जो है फाइल नहीं की है तो ये लॉफुल नहीं है कोर्ट के लिए। अगर प्लीडिंग फाइल नहीं की है तो कोर्ट के लिए लॉफुल नहीं है कि वो जजमेंट को पास कर दें, कि प्लेंट में जो उन्होंने बातें पढ़ी उसी के बेस पे वो जजमेंट पास कर दें, रिटन स्टेटमेंट आया नहीं है। तो ये चीज़ें कह रहे हैं कि डिफेंडेंट जो है वो ने फाइल नहीं किया प्लीडिंग, तो इट शैल बी लॉफुल फॉर द कोर्ट, लॉफुल होगा कि नहीं होगा। तो सीधे शब्दों में कहें तो सब रूल 2 हमें कहता है कि अगर डिफेंडेंट ने प्लीडिंग में जो है प्लीडिंग में फाइल करने में देरी लगा दी या प्लीडिंग फाइल नहीं करी है, तो उस केस में कह रहे हैं कि लॉफुल होगा कोर्ट के लिए। कोर्ट के लिए कोई गलत बात नहीं है कि वो प्लेंट में बताए गए फैक्ट को मानते हुए, क्योंकि हमें अच्छे से पता है अगर उसने डिनायल नहीं किया तो हम कैसे मान लेंगे एडमिटेड, तो उसको एडमिटेड मानते हुए उसके ऊपर जो है डिसीजन जजमेंट सुना दें, ये फिर गलत नहीं होगा। बस एक्सेप्शन के तौर पे पर्सन विद द डिसेबिलिटी को हम जोड़ देते हैं। केस लो है बादत एंड कॉरपोरेशन वर्सेस ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कॉरपोरेशन 1964 का केस। ये बहुत ही अच्छा केस है क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी बातें बताई गई। क्या कहा गया कि जो रूल 3, 4 और 5 है ऑर्डर 8 का हमारे CPC का, वो एक इंटीग्रेटेड कोड है। इट वॉज हेल्ड दैट रूल 3, 4 एंड 5 ऑफ द ऑर्डर 8 ऑफ द कोड ऑफ CPC फॉर्म एन इंटीग्रेटेड कोड। एक इंटीग्रेटेड कोड बनाते हैं, तीनों को हम कंबाइन करके पढ़ते हैं। ये कहते हैं कि एक एलिगेशन लेके आता है प्लेंट में प्लेंटिफ, तो उसके बाद में जो डिफेंडेंट है उसको हर बात का जो भी एलिगेशन का जवाब देना है, अलग अलग तरीके से स्पेसिफिकली देना है। और अगर किसी पॉइंट पर वो जवाब नहीं देता तो कोर्ट ये मान लेती है कि उसने जो है उसको जो है एडमिट कर लिया है। तो तीनों को कंबाइंडली इसको हम पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना है। फिर एक केस और है मोडुला इंडिया वर्सेस कामाक्षा सिंह देओ 1989 का केस। इसमें कहा गया कि जो ऑर्डर 8 रूल 5 है CPC का, वो हमें कहता है कि अगर कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं आएगा तो जो प्लेंट में
वादी जो है बातें लेके आया है, एवरमेंट्स लेके आया है, एलिगेशंस लेके आया है, उनको करेक्ट मान लिया जाएगा। और अगर ये सफिशिएंट होंगे अंडर द टर्म्स ऑफ स्टेट्यूट, तो डिक्री जो है वो उसकी अकॉर्डिंग उसको जो है मिल जाएगी। मतलब प्लेंटिफ को डिक्री जो है उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगी, जो कि वो प्लेंट में अपने जो है वादे जो लेके आया, मतलब वादी जो है अपने जो दावे लेके आया है उसके अकॉर्डिंग उसको डिक्री जो है मिल जाएगी। बहुत सिंपल बात कह रहा है कि उसको डिक्री मिल जाएगी अगर जो है प्रतिवादी जो रिटन स्टेटमेंट नहीं लेकर के आता है उस केस में। नोट करने वाली बात है कि जो हम लैंग्वेज पढ़ेंगे अभी 10 की, हमने रूल 10 अभी नहीं पढ़ा है, तो वहाँ पर एक पॉइंट आएगा। देखो चलो पहले पढ़ ही लेते हैं, फिर वापस इसके ऊपर चलेंगे। पहले 7 और 8 करते हैं, फिर 10 पढ़ते हैं। तो 7 और 8 क्या कहता है? डिफेंस और सेट ऑफ फाउंडेड अपॉन सेपरेट ग्राउंड्स। यहाँ कह रहे हैं कि जब डिफेंडेंट क्या करता है, डिफेंस के लिए उसके पास अलग अलग ग्राउंड्स हैं, अपने आप को डिफेंड करने के लिए उसके पास अलग अलग ग्राउंड्स हैं, या फिर सेट ऑफ लाने के लिए या काउंटर क्लेम लाने के लिए। अब सेट ऑफ कौन ला रहा है? काउंटर सेट ऑफ तो डिफेंडेंट ला रहा है, काउंटर क्लेम कौन ला रहा है? डिफेंडेंट ला रहा है। तो सेट ऑफ लाने के लिए, काउंटर क्लेम लाने के लिए उसके पास अलग अलग डिस्टिंक्ट फैक्ट्स हैं, डिस्टिंक्ट ग्राउंड्स हैं। तो वो उन ग्राउंड्स को, उन फैक्ट्स को अलग अलग ही लेकर के आएगा, सेपरेटली और डिस्टिंक्टली ही लाएगा जहाँ तक पॉसिबल होएगा। ऐसे नहीं कि उनको कंबाइंड एक साथ ही एक लाइन में लिख के लाएगा, अलग अलग फैक्ट को अलग अलग तरीके से लाएगा। रूल 8 कहता है न्यू ग्राउंड ऑफ डिफेंस की। यहाँ पर इस बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि जब सूट इंस्टीट्यूट हो जाए, या फिर रिटन स्टेटमेंट दे दिया जाए, उसके बाद अगर कोई नया फैक्ट आता है, नया ग्राउंड आता है डिफेंस का, तो उस केस में जैसे कि सेट ऑफ क्लेम करने के लिए, काउंटर क्लेम करने के लिए, तो डिफेंडेंट या प्लेंटिफ के द्वारा, जिनके द्वारा भी आना है, वो कह रहे हैं उस केस में कह रहे हैं क्या होने चाहिए, वो जो है वो भी आपको एक नए तरीके से ही उस ग्राउंड को जो है वहाँ पर प्लीड करना है। एनी ग्राउंड ऑफ डिफेंस विच हैज़ अराइजन आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट और द प्रेजेंटेशन ऑफ अ रिटन स्टेटमेंट क्लीनिंग के सेट ऑफ और काउंटर क्लेम मे बी रेज्ड बाय डिफेंडेंट और प्लेंटिफ। डिफेंडेंट या प्लेंटिफ के द्वारा ये रेज किया जा सकता है अपने रिटन स्टेटमेंट में, लेकिन उसको अलग ही लेकर के आना है। कोई नया ग्राउंड है तो ला सकते हैं, मे बी रेज, लेकिन डिफरेंटली उसको, जैसे हमने रूल 7 में पढ़ा। फिर आता है रूल 9, वो कहते हैं सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स। तो उसमें आगे क्या कह रहे हैं? सब्सिक्वेंट प्लीडिंग। किसके बाद कह रहे हैं कि जब रिटन स्टेटमेंट दिया कोर्ट में, जो दावा प्लेंटिफ लेके आया, उसके प्रति दावे में जो डिफेंडेंट प्रति दावा लेके आया उसको अपोजिशन करने में, तो उस केस में कह रहे हैं कि जब रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट ने दे दिया अपने डिफेंस के लिए, चाहे सेट ऑफ के तौर पे, चाहे काउंटर क्लेम के तौर पर, उसके बाद कोई भी प्लीडिंग जो होती है वो फाइल नहीं की जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। हाँ, अगर कोर्ट इस चीज़ की परमिशन दे देती हैं और कोर्ट को लगता है कि भाई ये रिक्वायर्ड है एक एडिशनल रिटन स्टेटमेंट देने का, तो फिर कोर्ट उसको अलाउ कर सकती है, और उसके लिए 30 दिन से ज़्यादा का टाइम कोर्ट नहीं देंगी। यहाँ ध्यान रखना, इसके लिए रूल 1 में तो हमने कहा था कि चलो 90 डेज भी दे देंगे, पर रूल इस जो 9 है वो कहता है कि 30 डेज से ज़्यादा का टाइम नहीं दिया जाएगा। फिर हमारा रूल 10 आता है, वो कहता है प्रोसीजर व्हेन पार्टी फेल्स टू प्रेजेंट रिटन स्टेटमेंट कॉल्ड फॉर बाय द कोर्ट। तो यहाँ पर बोला ना कोर्ट बुला सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जब रिटन स्टेटमेंट जब भी बात करते हैं, कि हमने कहा रूल 1 में तो हम दे देंगे 30 डेज से ज़्यादा का टाइम, लेकिन रूल 9 कहता है कि 30 डेज से ज़्यादा का टाइम नहीं देंगे। तो कह रहे हैं व्हेन एनी पार्टी फ्रॉम हुम अ रिटन स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड अंडर रूल 1 or under rule 9 fails to present the same within the time permitted or fixed by the court, as the case may be, the court shall pronounce judgment against him or make such order in relation to suit as it thinks fit, and on the pronouncement of such judgment a decree shall be drawn up। क्लियरली वर्ड में बोला गया, अगर रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए रूल 1 में 30 डेज़ का टाइम दिया, एक्सटेंड करके 90 डेज़ का टाइम दिया, कमर्शियल है तो 120 का टाइम दिया, रूल 9 में सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग के लिए 30 डेज़ का टाइम दिया, तो इन एनी केस अगर जो है रिटन स्टेटमेंट कोर्ट जो है फाइल नहीं करता, कोर्ट में फाइल नहीं करता है डिफेंडेंट, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई फिर कोर्ट जो होगा वो कोर्ट शैल प्रोनाउंस जजमेंट अगेंस्ट हिम, उसके अगेंस्ट जजमेंट जो है कोर्ट जो है वो
प्रोनाउंस कर देंगे इन रिलेशन टू द सूट एज इट थिंग्स फिट एंड द प्रोनाउंस ऑफ सच जजमेंट ए डिक्री शैल बी ड्रोन अप। ठीक है, अब प्रोवाइजो कह रहा है कि जो कोर्ट हैं, जो यहाँ पर कहने प्रोवाइजो जो कह रहा है आगे, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर टू एक्सटेंड द टाइम provided under rule 1 of this order for filing the written statement in case of business transaction। अब रूल 10 हमारा कवर हो गया, तो देखो ये वाला केस लो देखते हैं जो मैंने आपको कहा था रूल 10 को पढ़ने के बाद करेंगे। मोडिला इंडिया वर्सेस कामाक्षा सिंह देओ 1989 का केस, इसमें कहा गया कि जो ऑर्डर हमारा 8 है उसका रूल 5 CPC का जो कहता है कि अगर कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आएगा तो जो प्लेंट में जो बातें लेके आया प्लेंटिव उसको करेक्ट मान लिया जाएगा और ये सफिशिएंट ग्राउंड्स होंगे कि भाई उसको एक डिक्री जो है फिर फॉलो कर दी जाए, डिक्री जो है फिर उसको पास कर दी जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी है कि जो प्रेजेंट लैंग्वेज हमने रूल 10 की पढ़ी उसमें भी यही कहा था कि अगर रूल 1 में रूल 9 में उसको बोला गया है कि भाई आप जो है लेकर के आइए, जो रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लाता तो फिर कोर्ट जजमेंट दे देंगे, डिक्री दे देंगे, तो उस केस में कहा गया है कि वहाँ पे कहा है कोर्ट शैल, जो कोर्ट शैल वर्ड यूज़ किया गया है अगेंस्ट हिम, ये ऑब्वियस है, इस रूल से समझ में आ रहा है कि कोर्ट के पास ऑप्शन है या तो फिर वो जजमेंट प्रोनाउंस कर दे ऑन द बेसिस ऑफ प्लेंट अगेंस्ट द डिफेंडेंट या फिर वो एक ऐसा अप्रोप्रिएट ऑर्डर बना ले जो कि कोर्ट को ठीक लगता है। तो यहाँ पर हमें समझने वाली बात है कि मैंडेटरी नहीं है कि वो कोर्ट वहाँ पर डिक्री पास करेंगे स्ट्रेट अवे। एक रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं हुआ, यहाँ पर वो आगे क्या कह रहे हैं कि वो डिफेंडेंट को अगर यहाँ पर डिक्री पारित ना करके कोई और भी वो अप्रोप्रिएट ऑर्डर जो है वो बना सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अब सेट ऑफ काउंटर क्लेम पढ़ना है ना, तो फिर हम मिलते हैं। आप टेलीग्राम पर इन नोट्स को लेने के लिए मुझे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।